हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लर्न साइंस, ऑफ कोर्स लर्न सोशल साइंस। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 ज्योग्राफी मैजिकल सीरीज पार्ट 2। होप सो कि आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट देख लिया होगा। एंड बच्चों, बताइए कैसे जा रहे हैं आप लोगों के एग्जाम। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के एग्जाम बहुत अच्छे जा रहे होंगे और आने वाले एग्जाम्स के लिए कुछ बच्चों के एग्जाम्स स्टार्ट हो गए हैं, कुछ के होने वाले हैं और कुछ लोगों के आई थिंक नहीं, बहुत सारे बच्चों के अभी हुए नहीं है, बहुत सारे बच्चों के चल रहे हैं और बहुत सारे बच्चों के आने वाले हैं एग्जाम्स। जैसा कि मैं सराउंडिंग में देख रही हूँ सारे बच्चों को। तो बच्चों, पहले मैंने सोचा कि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई कि ये वाला पार्ट डालूं या नहीं डालूं, लेकिन बच्चों फिर हमें ख्याल आया कि अगर हमारे वीडियो डालने से बच्चों को किसी एक भी बच्चे का एग्ज़ाम अच्छा जाता है तो ये लर्न साइंस के लिए बहुत प्राउड की बात है और ये लर्न साइंस की खुशकिस्मती की बात है कि उसकी वजह से किसी एक बच्चे को भी जो है अच्छे नंबर्स गेन हुए या उसको अच्छी नॉलेज मिली। तो बच्चों, यही फिर सोचते हुए मैंने कहा कि डाल देते हैं ये वाला पार्ट भी। हो सकता है किसी बच्चे का कल एग्ज़ाम हो, उसको कल ज़रूरत पड़ जाए, तो इसीलिए ये वाला पार्ट अब हम लोग लेकर आ रहे हैं। क्योंकि इन पार्ट्स को हम लोगों ने ज्योग्राफी के काफ़ी वन शॉट में, जो हम लोग चैप्टर 4 से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1 to 3 हम पढ़ चुके हैं। 6 चैप्टर्स है हमारे ज्योग्राफी क्लास 8 एनसीईआरटी में, तो चैप्टर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो चैप्टर 4 है एग्रीकल्चर, ये वैसे हम लोगों ने जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो उस टाइम हम लोगों ने वन शॉट में पढ़ा था, तो मैंने सोचा शायद नहीं ज़रूरत हो, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं, बच्चों को मैजिकल वॉन्ड पकड़ाना ज़रूरी है। ऐसे मुश्किल टाइम में अगर हम बच्चों का साथ नहीं देंगे तो कौन बच्चों का साथ देगा। तो इसीलिए अगर एक भी बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है, उसके पास अच्छी नॉलेज आती है या फिर उसके एग्ज़ाम्स में थोड़ी भी हेल्प होती है, तो लर्न साइंस के लिए इससे बड़ी कामयाबी और कुछ हो ही नहीं सकती। तो चलिए बच्चों, विदाउट एनी लेट हम लोग स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। देखिए बच्चों, एग्रीकल्चर बहुत हम सभी जानते हैं कि हमारा इंडिया कृषि प्रधान देश है। यानी हमारे यहाँ हमारा पूरा इंडिया जो है एक पूरा खेती पर निर्भर करता है। लेकिन उसके बावजूद भी अफसोस की बात यह है कि हम लोग खेती में भी पीछे हैं। उसकी क्या वजह है, ये सब हम लोगों ने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे भी हम थोड़ा पढ़ते चलते हैं, जल्दी से क्विक रिविजन कर लेते हैं, मेन पॉइंट पढ़ लेते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि खेती होती क्या है, व्हाट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस होंगे। ओके, द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू अ फिनिश प्रोडक्ट इन्वॉल्व 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी किसी भी प्लांट से, हम सभी जानते हैं जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कॉटन के क्लॉथ्स हैं, वूल है, या फिर गेहूं है जिससे हम आटा बना के रोटी खाते हैं, चावल हैं, ये सारी चीज़ के एक प्लांट से एक फिनिश प्रोडक्ट में इन्वॉल्व होने के लिए, यानी बिल्कुल एक कच्चे धान से उसको आटा बनने के लिए या फिर रोटी बनने के लिए 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं इन तीनों के बीच में। तो सबसे पहले होती है प्राइमरी, यानी जो बिल्कुल बेसिक, सेकेंडरी जिसमें चीज़ें थोड़ी इन्वॉल्व होती है, एंड थर्ड टर्शियरी एक्टिविटी। ओके, अब हम तीनों को देख लेते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्राइमरी एक्टिविटी में होता क्या है कि इसमें मतलब उन तमाम चीज़ों से कनेक्टेड है जिसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स को निकालते हैं, उनका प्रोडक्शन करते हैं, उनको पैदा करते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, जैसे खेती करना, एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग आर आल्सो एग्जाम्पल्स के एग्रीकल्चर भी एक प्राइमरी एक्टिविटी है। उसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट अभी हम नेचुरल रिसोर्स को उगा ही रहे हैं उसमें। और सेकेंडरी एक्टिविटी आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दिस रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लॉथ आर एग्जाम्पल ऑफ एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी होता है कि जिसमें रिसोर्सेज को हम उसमें हम रिसोर्सेज को प्रोसेस में लाते हैं। जो भी हमने नेचुरल रिसोर्स उसको नेचुरल रिसोर्स हमने जो भी मतलब उगाया उसको कोई प्रोडक्ट में चेंज करना, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, यानी हम लोगों ने आयरन जैसे स्टील का बनाना, बेकिंग ऑफ ब्रेड, यानी अब जो हमने गेहूं निकाला था उससे ब्रेड बनाना, वीविंग ऑफ क्लॉथ, यानी जो प्लांट से हम लोगों ने रुई तोड़ी थी या कॉटन तोड़ा था, जो भी उससे कपड़े बनाना, तो इसको कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। यानी नेचुरल प्रोडक्ट को किसी रिसोर्स उसको बनाना, कोई भी रिसोर्स बनाना। जैसे रिसोर्स आप सभी जानते हैं, रिसोर्स किसको कहते हैं, हमारा चैप्टर नंबर 1 है। यस, जल्दी से बताइए, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। यस, रिसोर्स कहते हैं उन तमाम चीज़ों को जो
किसी भी इंसान की नीड को सेटिस्फाई करे, जो आपकी नीड को सेटिस्फाई करे। तो इसी तरह जब तक वो गेहूं है तो गेहूं तो बच्चों हम लोग डायरेक्ट खा नहीं सकते ना, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, हमारे पेट के लिए नुकसानदायक हो जाएगा। तो जब उसको एज ए रिसोर्स, उसको अब हमारी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए उसको ब्रेड में, आटे में, रोटी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या हो गया, रिसोर्स। तो प्रोसेसिंग ऑफ दिस रिसोर्सेज, यानी इन रिसोर्सेज को जब प्रोसेस में लाया जाता है तो इसको सेकेंडरी एक्टिविटी में याद है। टर्शियरी एक्टिविटी प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर थ्रू सर्विसेज, transport, trade, banking, insurance and advertising are examples of tertiary activity. Tertiary activities जो है वो क्या करता है, बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी को सपोर्ट करता है। किस तरह, सर्विसेज दे के, यानी जो हम सर्विसेज देते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट जैसे हुआ, अब उन चीज़ों को लाना ले जाना, फॉर एग्जांपल खेत से लेके उसको सेकेंडरी एक्टिविटी के लिए उसको फैक्ट्री तक पहुंचाना, उसको मशीनरीज तक पहुंचाना, तो ये टर्शियरी एक्टिविटी होती है। बैंकिंग, ट्रेड, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, ये सारी किस में आती हैं, टर्शियरी एक्टिविटी में आती है। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो एग्रीकल्चर, सो ये क्या लिखा हुआ है आप इसको नोटिस मत किया। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, जैसा कि हम लोगों ने देखा प्राइमरी एक्टिविटी के एग्जाम्पल में देखा कि एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। कि इसमें जो है आपको एग्जाम्पल कि इसमें हम लोग जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि प्राइमरी एक्टिविटी में क्या होता है, नेचुरल जो रिसोर्सेज है उनको उगाना, उनका प्रोडक्शन और उनका एक्सट्रैक्शन। तो इसी तरह इसमें ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सारी प्राइमरी एक्टिविटी में आती है। इन द वर्ल्ड 50% ऑफ पर्सन्स आर एंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, यानी पूरे वर्ल्ड में तकरीबन 50% लोग जो है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इंक्लूडेड, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, हर तरीके से। और इंडिया की तकरीबन 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन अब तक वो एग्रीकल्चर पे ही डायरेक्टली डिपेंड करती है। जैसे आप सभी देखते होंगे हमारे यहाँ भी किसान आंदोलन चल रहा था, आप लोगों ने, तो चलिए इसी से मैं आपसे पूछ लेती हूँ, आप लोगों ने 3 फार्मर एक्ट्स को पढ़ा होगा, तो जल्दी से उसको भी रिवाइज कर लीजिए। हो सकता है वो आपसे आपकी पॉलिटी में पूछ लिया जाए, तो उसको भी थोड़ा सा रिवाइज देख लिए कि कौन से 3 वो थे फार्मर एक्ट। हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको जाने, क्योंकि देखिए मैं हमेशा कहती हूँ सोशल पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका होता है कि हम उसको प्रेजेंट की सिचुएशन से अगर हम उसको जोड़ कर पढ़ें तो वो कॉन्सेप्ट हमेशा हमारे दिमाग में भी याद रहता है और बिल्कुल हमारे दिमाग में छप जाता है, कभी नहीं निकलता, और हमारे लिए एक एग्जाम्पल फिट होता है कि अच्छा ऐसा हुआ था तो ऐसा हुआ था, हम लोगों को अच्छे से समझ भी आ जाती है और हमेशा के लिए याद भी रहती है। तो इसीलिए 3 वो फार्मर एक्ट्स, जिसको बाद में गवर्नमेंट ने वापस ले लिया, फार्मर्स के बहुत कई लोगों की जाने के बाद, कई लोगों को मारा गया, कई लोगों की जाने गई, उसके बाद उसको वापस ले लिया गया। बट अभी भी वो न्यूज़ में है, कुछ न्यूज़ आ रही हैं, तो आप लोग उस पर भी उससे भी आप लोग थोड़ा से अपने ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। हम सभी जानते हैं कि अच्छी टोपोग्राफी ऑफ सोइल, अच्छा क्लाइमेट, ये सारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए ज़रूरी होती हैं या अच्छी होती हैं। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज एरेबल लैंड। जिन पे क्रॉप्स ग्रो की जाती है उनको एरेबल लैंड कहा जाता है। ओके, फार्म सिस्टम। एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एज अ सिस्टम। हम सभी जानते हैं एग्रीकल्चर में पूरा एक सिस्टम के थ्रू पूरा काम होता है। बीज छिड़कना, जमीन की सिंचाई करना, फिर उसके अंदर पेस्टिसाइड्स डालना, फिर क्रॉप्स निकलती हैं उनको काटना, तो इसका एक पूरा प्रोसेस, पूरा एक सिस्टम चलता है। द इम्पोर्टेंट इनपुट्स आर सीड, फर्टिलाइजर, मशीनरी एंड लेबर्स। तो जो उसमें इनपुट डलता है, पहले इनपुट डलता है तभी हमें आउटपुट मिलता है। हमारी लाइफ का भी यही सिस्टम है बच्चों, जब तक हम अपनी लाइफ में इनपुट्स नहीं डालेंगे, इनपुट्स आप किस तरह मेहनत करके, आप लोग अपने आप को एजुकेट करके, अपने आप को जो पूरी सराउंडिंग में आपकी निगेटिविटी है उससे अपने आप को बचा कर सही तरीके से अपना भी अच्छा करते हैं लाइफ के लिए, और जिस देश में आप रहते हैं, जिस कंट्री में आप रहते हैं, उसके फ्यूचर भी अच्छा करते हैं और उसकी जो हिस्ट्री है उसकी भी आप इज्जत रखते हैं, लाज रखते हैं। तो इसी तरह इम्पोर्टेंट जो इनपुट्स होते हैं, पहले इनपुट्स डाला जाता है फिर आउटपुट हमें मिलेगा, तो वो होते हैं सीड, फर्टिलाइजर, मशीनरी, लेबर। सम ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व आर प्लगिंग, सोइंग, इरिगेशन। और जो
कुछ जो प्रोसेस होता है जो उसमें प्लगिंग यानी सोइंग, इरिगेशन यानी सिंचाई वगैरह, उसमें वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग ये सब की जाती है। द आउटपुट्स फ्रॉम दिस सिस्टम इंक्लूड क्रॉप्स, वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। और जो हमें आउटपुट मिलता है वो हमें क्रॉप्स के रूप में, वूल के रूप में, डेयरी और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के रूप में मिलता है। ओके, देखिए यहाँ पे आपको इनपुट्स दिखाए जा रहे हैं कि एक पूरा किस तरह पूरा प्रोसेस चलता है। इनपुट्स क्या क्या डालते हैं किसान, बिना इनपुट डाले बच्चों खुद ब खुद कुछ चीज नहीं निकलती। तो इससे आपको जिंदगी का, जैसा भी मैंने कहा, कि सबक भी लेना चाहिए कि जब आप मेहनत करेंगे तभी आपको उसका आउटपुट मिलेगा। जितना अच्छा इनपुट आप डालेंगे और जितना उसको अच्छे से उसको पूरा प्रोसेस में आप अपनी जिंदगी के घुमाएंगे, उतना ही अच्छा आपको आउटपुट मिलेगा। तो हमारे लिए हर चीज में एक मिसाल छुपी है, एक मोटिवेशन छुपा है। हम मोटिवेशन, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मोटिवेशनल वीडियो लाइए, मोटिवेशन बच्चों हमें कहीं दुनिया से बाहर से स्पेस में ढूंढने की जरूरत नहीं है। हर चीज में मोटिवेशन छुपा है, हर चीज में। कोई भी चीज अगर आपको बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी दिख रही, फॉर एग्जाम्पल आप कोई कोई ज्वेलरी लेते हैं तो आप देखते हैं, अगर आपने देखा गोल्ड की ज्वेलरी कितनी खूबसूरत बनी हुई, कितनी बारीकी से डिजाइन, लेकिन अगर आप उसके पीछे का प्रोसेस देखेंगे कि उसको कितना ज्यादा आग में तपना पड़ा है, उसको कितना ज्यादा ठोका गया है, कितने उस पर मशीन से काम किए गए हैं, तो तब आपको उसकी ये खूबसूरती की कदर होने लगेगी कि वो बाय नेचर ही खूबसूरत नहीं है, बल्कि वो बहुत बड़े प्रोसेस से गुजरा है, तब वो जाके इतना ब्यूटीफुल आपको दिख रहा है। तो हर चीज में मोटिवेशन छुपा है, हर चीज में एग्जाम्पल छुपा है। बस जरूरत है कि आप उसको उस निगाह से देखें, आप उसको पहचानें और अपनी जिंदगी में उसको इन्वॉल्व करें, और आप भी बहुत अच्छा सा आउटपुट यानी बहुत अच्छी सी सक्सेस लेकर हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने जो लर्न साइंस के माध्यम से जो इनपुट डाला अपनी पढ़ाइयों में, आपका आउटपुट कैसा निकला। ओके, तो देखिए ये फिजिकल इनपुट्स हैं, सनशाइन, टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल, स्लोप, ये सारे फिजिकल इनपुट्स हैं, यानी जो जमीनी लेवल पर हमें चाहिए। और ह्यूमन इनपुट में स्टोरेज, लेबर, मशीनरी, केमिकल्स, ये सारे ह्यूमन इनपुट्स है। ओके, टाइप्स ऑफ फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेन टाइप्स। दीज आर सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। के फार्मिंग को दो मेन टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, एक सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरी कमर्शियल। सबसिस्टेंस फार्मिंग किसको कहते हैं? दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली, यानी ये छोटे लेवल पे की जाती है, जिसमें जो इंसान खेती करता है वो सिर्फ अपनी फैमिली की नीड को पूरा करने के लिए करता है। ट्रेडिशनली लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट्स। और ये बहुत ट्रेडिशनली घर के लोग ही करते हैं, और टेक्नोलॉजी का ज्यादातर इसमें यूज नहीं करते, हाथी से या फिर थोड़ा बहुत ट्रक चला के इसमें खेती को जुताई उताई जो करना होता है कर लेते हैं, और उसका बहुत छोटा सा एक आउटपुट मिलता है जो वो अपनी फैमिली के लिए करते हैं। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज इंटेंसिव सबसिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इसको भी हम सबसिस्टेंस फार्मिंग भी दो तरह की होती है, इंटेंसिव और दूसरी प्रिमिटिव। अब देख लेते हैं इंटेंसिव क्या होती है। The farmer cultivates a small plot of land using simple tools and more labors। तो इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में बेसिकली होता है कि फार्मर जो है एक बहुत छोटे से लैंड के प्लॉट को उसको कल्टीवेट करता है, और उसको बहुत सिंपल और बहुत सारे लेबर्स की मदद से, यानी इट मीन्स कि ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करता, ज्यादा लेबर्स, ह्यूमन आउटपुट ज्यादा डलते हैं उसमें। तो क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन एंड फर्टाइल soil permit growing of more than one crop annually on the same plot। तो क्लाइमेट, लार्ज नंबर ऑफ डे विद सनशाइन, यानी बहुत लंबे समय तक वो लगी रहती है खेती, अच्छी सी धूप हो और फर्टाइल सॉइल हो। तो इन सारी चीजों को मिला के क्या होता है कि उसमें एनुअली यानी साल भर में एक प्लॉट में एक से ज्यादा फसलें उगाई जा सकती हैं। राइस इज द मेन क्रॉप। इंटेंसिव सबसिस्टेंस कल्चर इज प्रेवलेंट इन द थिकली populated areas of the monsoon region of साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। तो राइस जो है इस तरह की इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर की मेन क्रॉप होती है, और जो ये इंटेंसिव फार्मिंग जो होती है वो ज्यादातर थिकली पॉपुलेटेड एरियाज में, जो मॉनसून रीजन वाले एरियाज होते हैं जहाँ पे सारी चीज पानी वानी अच्छी मात्रा में मिलता है, जैसे साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया वाले जो रीजन्स हैं, वहां पे ये इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर किया जाता है। ओके, अब है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग
ये दोनों इंक्लूड होते हैं प्रिमिटिव, यानी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस को आप दो भागों में बांट सकते हैं, दो ग्रुप्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं, एक शिफ्टिंग और दूसरा नोमैडिक हर्डिंग। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है, देखिए बहुत सारी बच्चों बहुत सारी चीजों के नाम से ही हमें पता लग जाता है कि वो क्या है। शिफ्टिंग मतलब शिफ्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इस प्रैक्टिस इन द थिकली फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ Amazon बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो ये बेसिकली थिकली फॉरेस्टेड एरिया जो हैं, जैसे Amazon बेसिन है, ट्रॉपिकल अफ्रीका है, साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, इसमें की जाती है। प्लॉट ऑफ लैंड इज, देखिए अब इसमें होता क्या है, बेसिकली अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम, कि एक जो ये थिकली फॉरेस्ट एरिया में किया जाता है तो क्या कहता है, एक प्लॉट को जो है उसको उसके दरख्त काट दिए जाते हैं और उनको जला के साफ कर दिया जाता है। द एशेज आर द मिक्स्ड विद द सॉइल एंड क्रॉप्स लाइक मेज, यम, पोटैटोज एंड कैसेवा आर ग्रोन। और तो जो एशेज होती हैं यानी जो राख होती हैं इनकी, उनको जमीन में मिट्टी में मिला दिया जाता है, वो एज ए फर्टिलाइजर काम करती हैं। तो जैसे मेज है, पोटैटोज हैं, ये सारी चीजें इसमें उगाई जाती हैं इस तरह की खेती में। ओके, आफ्टर द सॉइल लॉसेस इट्स फर्टिलिटी द लैंड इज अबैंडन्ड एंड द कल्टीवेटर्स मूव्स अ न्यू प्लॉट। तो जब बार बार उस पे एक ही जगह पे बार बार उगाए जाते हैं तो एक वक्त के बाद क्या होता है बच्चों, जो सॉइल होती है वो अपनी फर्टिलिटी खो देती है। तो इसीलिए जैसे हम लोग सुनते हैं कि ओवर ग्रेजिंग भी नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा एक ही जमीन पर बार बार खेती कीजिए, उससे क्या होता है कि जमीन अपनी फर्टिलिटी खो देती है। कोई भी चीज, एक हर चीज की एक लिमिट होती है बच्चों। तो इसी तरह सॉइल जब अपनी फर्टिलिटी खो देती है तो वो क्या करते हैं कि वो जमीन को छोड़ देते हैं और जो कल्टीवेटर्स होते हैं वो एक नए प्लॉट की तरफ मूव कर लेते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज आल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्न यानी इसमें जला के जो किया जाता है, इसके नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों इसका एक नुकसान ये है कि बेसिकली इसमें एफोरेस्टेशन बहुत बड़े लेवल पर होता है और इस तरह जमीन की भी जो हमारी जो लैंड रिसोर्स है उसका भी बहुत ज्यादा हनन होता है, उसका भी बहुत ज्यादा क्षति होती है उसको। अब नोमैडिक हर्डिंग is practiced in the semi-arid and arid regions of Sahara, Central Asia and some parts of India, कि ये यहाँ पर होता है। ओके, लाइक राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें होता क्या है, हर्ड्समैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल्स फॉर फॉडर एंड वाटर अलोंग डिफाइंड रूट्स। कि इसमें जो हर्ड्समैन होते हैं, नोमैडिक हर्डिंग जो घुमक्कड़ लोग जिनको कहा जाता है, ये जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, बंजारे भी जिनको बोला जा सकता है, कि वो क्या करते हैं कि हर्ड्समैन वो अपने जानवर लेके एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं चारे की तलाश में, पानी की तलाश में। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइजेस इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक constraints and terrain, sheep, camel, yak and goats are most commonly reared। तो ऐसे में ये मतलब जो मूवमेंट होती है इसमें क्लाइमेटिक भी होता है, क्लाइमेट की वजह से भी होता है, और जैसे जैसे मौसम होता जाता है, जैसा जैसा क्लाइमेट होता है जहाँ का, वो लोग वैसे मूव करते रहते हैं। तो इसमें बेसिकली शीप, कैमल या गोट्स, ये सारे जानवर जो है इसमें ये लोग जो नोमैडिक हर्ड्स होते हैं, हर्ड्समैन जो होते हैं उनके साथ होते हैं, इनकी ज्यादातर वो लोग परवरिश करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कमर्शियल फार्मिंग, यानी हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि एग्रीकल्चर को दो क्लास में क्लासिफाइड किया जा सकता है, एक सब्सिस्टेंस फार्मिंग में और दूसरा कमर्शियल फार्मिंग में। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग में हम लोगों ने पढ़ा कि कौन सी दो होती हैं, एक इंटेंसिव, दूसरा प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में हम लोगों ने पढ़ा कि दो तरह की होती हैं, कौन सी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कमर्शियल फार्मिंग। तो जैसे हम इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, कमर्शियल यानी व्यापार के लिए की जाने वाली फार्मिंग। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर सेल इन मार्केट्स। कि कमर्शियल फार्मिंग में जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं या जो एनिमल्स का जो पालन पोषण किया जाता है वो मार्केट में सेल के लिए किया जाता है। इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस, यानी व्यापार के लिए उनको उस मकसद से किया जाता है। व्हीट एंड मेज आर कॉमन कमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स, ये कुछ मेन कॉमन है। ओके, these areas are sparsely populated with large farm spreading over hundreds of
हेक्टेयर्स के, ये जो बहुत ज़्यादा स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज में किया जाता है। देखिए अच्छा, यहाँ टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यानी जो मेजर एरियाज है जहाँ कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की जाती है तो वो है टेम्परेट ग्रासलैंड्स, यानी जहाँ ग्रासलैंड से, जैसे नॉर्थ अमेरिका का ग्रासलैंड है, यूरोप एंड एशिया जहाँ पर ग्रासलैंड है वहाँ पर ये की जाती है। ओके, तो ये एरियाज जो है ये बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड, यानी बहुत मोस्ट पॉपुलर डेंसली पॉपुलेटेड नहीं होते, बल्कि यहाँ पे कम आबादी होती है विद लार्ज फार्म्स। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े फार्म्स होते हैं जो 100 ऑफ हेक्टेयर्स पे फैले होते हैं। सीवियर विंटर्स रिस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन एंड ओनली अ सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन। और जहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा विंटर होती है तो वहाँ पे जो ग्रोइंग सीजन है उसके लिए मतलब अच्छी नहीं होती, और सिर्फ एक सिंगल क्रॉप जो है ग्रोन उग पाती है ऐसे टाइम में। ओके, इन मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक। तो आप लोगों ने मिक्स्ड फार्मिंग का भी नाम सुना होगा। तो मिक्स्ड फार्मिंग जो है वो ऐसी, द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग, मतलब मिक्स्ड फार्मिंग ऐसी जगह कहाँ की जाती है जहाँ पे जो लैंड होती है वो यूज की जाती है, मतलब फूड फॉडर क्रॉप्स और रेयरिंग लाइव स्टॉक्स, इन सारी चीजों के लिए जो जमीन यूज की जाती है वहां पर मिक्स्ड फार्मिंग होती है। ओके, प्लांटेशन आर अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर अ सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफी, शुगर कैन, केशिव, रबर्स, बनानास और कॉटन आर ग्रोन। प्लांटेशंस ये भी एक टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग है जहाँ पे एक सिंगल क्रॉप, चाहे वो टी की हो, कॉफी की हो, शुगर कैन की हो, रबर, बनाना, कॉटन, ये किसकी भी हो इसकी उगाई जाती है। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड, इसमें बहुत बड़ी मात्रा में लेबर और कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। द प्रोड्यूस में बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन नियर बाय फैक्ट्रीज, यानी जो भी सामान निकलता है या तो वो उसको अपने खुद से ही उसको पूरा प्रोसेस में उसको जो है प्रोडक्ट बनाने के लिए करते हैं, या फिर जो कोई भी नियर बाय फैक्ट्री होती है वहां पे वो कर सकते हैं, उनका प्रोसेसिंग होता है। द डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज दस एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग। तो ऐसे फार्मिंग के लिए एक बेहतरीन सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक डेवलप ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे मेजर क्रॉप्स। अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन, के बहुत बड़ी मात्रा में जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं, तो ये जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इनको उगाया जाता है। क्रॉप्स आल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल्स फॉर एग्रोबेस्ड इंडस्ट्रीज, और जो क्रॉप्स होती हैं उनसे जो एग्रोबेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं उनको भी रॉ मटेरियल प्रोवाइड होता है। तो राइस, व्हीट, मिलेट्स, मेज, कॉटन, टी, कॉफी, ये कुछ क्या है मेजर क्रॉप्स है। ओके बच्चों, तो देखिए ये जो राइस, व्हीट, मिलेट्स है इनके बारे में बुक में जो है 3-4 लाइन्स का पैराग्राफ है, यहाँ मैंने आपको नहीं दिया, आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं, तो जरूर से पढ़ लीजिएगा। देखिए पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका होता है ये कि जब हम आपको पढ़ाते हैं तो हम रिवीजन कर रहे हैं, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप अपने बराबर में बुक खोल के जरूर रखिएगा। होप सो कि आप लोगों ने बुक खोल रखी हो, नहीं खोल रखी तो अभी वीडियो को पॉज कर लीजिए, बुक उठा के ले आइए और बुक खोल लीजिए, चैप्टर नंबर 4 खोलिए, तो आप देखेंगे कि 3-3, 4-4 लाइन का पैराग्राफ दिया हुआ है, आप उसको पढ़ लीजिएगा राइस के बारे में। बेसिकली उसमें दिया गया है कि इसको कैसे टेम्परेचर की जरूरत होती है और ये कहाँ कहाँ पे मेनली उगता है। तो ये देखिए ये पढ़ने की चीज हो, ये आपसे पूछा जाता ही है, तो आप जरूर से इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, इससे आपके कई ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं। राइस, व्हीट, इनके बारे में जरूर हर एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, तो जरूर से पढ़ लीजिएगा। ओके, स्किप मत कीजिएगा। अब पढ़ेंगे हम एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर हैज डेवलप अ डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसे हम सभी जानते हैं कि डिफरेंट प्लेसेस में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपिंग कंट्रीज विद लार्ज पॉपुलेशन यूजुअली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन स्मॉल होल्डिंग मोस्टली फॉर सब्सिस्टेंस। लार्जर होल्डिंग आर मोर सुटेबल फॉर कमर्शियल agriculture as in USA, Canada and Australia with the help of 2 case studies of farms। अच्छा, अब जो हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हमने देखा कि यहाँ पे जो है कमर्शियल फार्मिंग ज्यादातर यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में होती है, और साथ ही हम 2 फार्म की स्टडी के माध्यम से ये जानेंगे कि कहाँ पे कैसी डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर की। ओके, तो 1 फार्म ऑफ इंडिया है एंड द अदर फार्म ऑफ द यूएसए है। एक फार्म इंडिया का फार्म के बारे में पढ़ेंगे और दूसरे यूएसए के। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट एग्रीकल्चर इन द डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री। तो अब हम पढ़ेंगे कि
एग्रीकल्चर डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्री में कैसा है, दोनों की जगह अलग अलग। देखिए फार्म इन इंडिया, फार्म इन यूएसए, ये भी बच्चों ये पढ़ने के लिए है। सिर्फ इसमें बताया गया है कि इंडिया में बेसिकली इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि इंडिया एक कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी यूएसए से कृषि में, खेती में, एग्रीकल्चर में पीछे है। और उसकी कई सारी वजह है कि लोगों के पास अभी तक वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है, लोग टेक्नोलॉजी नहीं यूज करे, उतने बड़े बड़े उनके पास पूरे अच्छे से फार्म नहीं है। फार्म तो है लेकिन इनके मुकाबले में, यूएसए के मुकाबले में छोटे हैं। तो यही कुछ वजह है। ये दोनों आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को ये एक स्टोरी की तरह है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। इसमें भी एक एक जो कृषि, जो किसान होता है, यस, जो फार्मर होता है, उसकी एक स्टोरी के रूप में दिया गया है। इसमें भी एक स्टोरी के रूप में दिया गया है। ओके, पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और साथ ही एक क्वेश्चन आप लोगों का ये बनेगा कि हमारी क्या वजह है कि हमारे कंट्री एक कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी पीछे है। व्हाट इज द मेन रीजन? तो इस बात पे आप जरूर गौर कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग चैप्टर नंबर 5 इंडस्ट्री शुरू करते हैं। इंडस्ट्रीज ये एक बहुत शानदार सा और बहुत मेन चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग भी चैप्टर है। और साथ ही इस चैप्टर को हम लोगों ने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में भी काफी अच्छे से पढ़ा था। तो चलिए जल्दी इसको पढ़ लेते हैं, जल्दी इसका रिवीजन कर लेते हैं कि जो चीज हम लोगों ने उस टाइम में पढ़ी थी, उस टाइम हम लोगों ने काफी अच्छे से पढ़ी थी। बस अभी हमें क्या करना है कि अगर अभी हमारा सुबह में एग्जाम भी या कल में एग्जाम है तो हम लोग जल्दी से उन पॉइंट्स को जो है दोहरा लेंगे। ओके, इंडस्ट्री रिफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। कि इंडस्ट्री एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें सामानों का प्रोडक्शन किया जाता है, मिनरल्स को निकाला जाता है। दिस वी हैव आयरन इन स्टील इंडस्ट्री, कोयल माइनिंग इंडस्ट्री एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। और हमारे पास जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, जैसे कि स्टील इंडस्ट्री जहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होता है, कोयल माइनिंग इंडस्ट्री जहाँ से मिनरल्स को निकाला जाता है, टूरिज्म इंडस्ट्री जो हमें सर्विस प्रोवाइड करती है। ओके, सेकेंडरी एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट फॉर ऑफ मोर वैल्यूज टू पीपल। अब इंडस्ट्री जो है, जैसा हम लोगों ने पढ़ा, एग्रीकल्चर इज द क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी, एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इज द सेकेंडरी एक्टिविटी। क्योंकि इसमें क्या होता है कि किसी भी रॉ मटेरियल का, यानी जो भी प्राइमरी एक्टिविटी से निकाला गया प्रोडक्ट, प्रोड्यूस किया हुआ जो भी मटेरियल है, उसमें इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। उस रॉ मटेरियल से कोई चीज बनाई जाती है जो कि लोगों के लिए मोर वैल्यूएबल होती है। मैन्युफैक्चरिंग चेंज, इसमें मैन्युफैक्चर करके चेंज किया जाता है। तो इसीलिए क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटी है। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन, इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, साइज एंड ओनरशिप। तो देखिए इंडस्ट्रीज अगर हम देखें तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं। तो हम इंडस्ट्रीज को बेसिकली 3 बेसिस पे उनको डिवाइड कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, उनको रॉ मटेरियल के बेस पे, सेकंड उनको साइज के बेस पे, थर्ड ओनरशिप के बेस पे। तो चलिए सबसे फर्स्ट रॉ मटेरियल के बेस पे, जब हम रॉ मटेरियल के बेस पे हम लोग इंडस्ट्रीज को देख लेते हैं। रॉ मटेरियल के बेस पे हम इंडस्ट्री को एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, मरीन बेस्ड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए बच्चों, अब ये क्या है, ये कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, ये हम लोगों ने काफी अच्छे से चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में पढ़ा है। और बाकी अगर आपके बराबर में बुक खुली हुई है ना, तो आप फट से नजर दौड़ाइए, 2 लाइंस में लिखा हुआ है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बेसिकली उनको कहते हैं जो प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री होती हैं, और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जो जैसे आयरन, स्टील इंडस्ट्री, कोयला इंडस्ट्री, ये सारी मिनरल बेस्ड। और मरीन बेस्ड इंडस्ट्री जो समुद्र के समुद्री जो हमारे पास समुद्र के अंदर से जो हमें रिसोर्सेज मिलते हैं, उनके ऊपर जो बेस्ट इंडस्ट्रीज होती है वो मरीन बेस्ड। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री जिसका जो रॉ मटेरियल होता है वो हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड होता है, तो वो होती है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। अब साइज के आधार पर हम किस तरह बांट सकते हैं? इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बेस्ड ऑन साइज इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू। तो साइज जो इंडस्ट्रीज जो होती हैं, जैसे स्मॉल लार्ज स्केल इंडस्ट्री, तो वो उनको साइज के बेस पे बेसिकली वो इस तरह होती है कि उनके अंदर कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है, उसके अंदर कितने लोग काम करते हैं, और जो प्रोडक्शन का वॉल्यूम है वो कितना है, इस आधार पे जो है किसी भी इंडस्ट्री का साइज जो है वो पता लगता है।
तो साइज के बेस पे हम लोग इंडस्ट्रीज को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री के रूप में बांट सकते हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जहां छोटी मात्रा में कुछ ही लोग मिलके जो चीजों को बनाते हैं तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में जहां बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जहां बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत ज्यादा कैपिटल उन पे उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। और कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री वो होती है जिसमें लोग बहुत ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की तरह ही होती है। द टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वेयर द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड्स बाय द आर्टिसंस, यानी जहाँ जैसे आप लोग देखा होगा, आप लोगों ने बहुत सारे जो लोग घर में दिए बनाते हैं और जैसे वो बेम्बू की जो बास्केट्स बनाई जाती हैं, वो सारी क्या है, कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है, जब जहाँ पे लोग अपने घर से अपना हाथों से बनाया हुआ सामान मार्केट में सेल करते हैं। ओके, अब ओनरशिप के आधार पर इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, स्टेट ओन और पब्लिक सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। ओके, तो इस तरह हम इंडस्ट्रीज को बांट सकते हैं ओनरशिप के आधार पर। प्राइवेट यानी अगर किसी की पर्सनल इंडस्ट्री हो। कोऑपरेटिव सेक्टर, ये देखिए बच्चों, एक न्यू सेक्टर जिसमें किसी की पर्सनल इंडस्ट्री वो सरकार के साथ, गवर्नमेंट के साथ मर्ज करके चलाता है, उसके साथ डील करके चलाता है, तो वो ऐसी इंडस्ट्रीज को कोऑपरेटिव इंडस्ट्री कहा जाता है, कोऑपरेटिव सेक्टर में वो आती है। अब देखिए फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, जैसे हम सभी जानते हैं कि हर चीज के लिए लोकेशन जरूर इफेक्ट करती है। अगर किसी जगह की लोकेशन, वहाँ की लोकेशन कैसी, इस बात पर डिपेंड करता है कि वहाँ की एग्रीकल्चर कैसा होगा, वहाँ पे किस तरह के रिसोर्सेज प्रोवाइड होंगे। तो इसी तरह डिपेंड करता है लोकेशन पे कि वहाँ किस तरह की इंडस्ट्रीज होंगी, या फिर कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो जरूरी होती है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो देखिए ये तो बेसिकली हमारे पास एक पैराग्राफ भी लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम इसको इस तरह से लिखें, देखिए इसको बनाना भी आसान है, अगर हम इस तरह से इसको प्रेजेंट करें अपनी आंसर शीट पे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन भी पड़ेगा और आप लोगों को काफी अच्छे से नंबर भी मिलेंगे और काफी आसान भी होगा, टाइम कंज्यूमिंग भी कम होगा ये। ओके, तो इंडस्ट्रीज देखिए, इंडस्ट्री को यहाँ बना दिया, उसमें जो अफेक्ट करते हैं रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, मार्केट, वाटर, पावर, लैंड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज जो है अफेक्ट करती हैं। यानी इंडस्ट्रीज वहीं लगाई जा सकती हैं जहाँ रॉ मटेरियल पास में हो, या फिर अगर थोड़ा दूर भी हो तो अच्छा सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, लेबर वहां पे अच्छे मिले, कैपिटल अच्छे से मिले, कैपिटल एक अच्छी इन्वेस्ट की जा सके उस जगह पे, मार्केट हो ताकि जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं उसके लिए बड़ा सा एक अच्छा सा मार्केट भी चाहिए, पावर चाहिए, बिजली चाहिए, यानी ट्रांसपोर्ट, जैसे मैंने आपको कहा, लैंड, वाटर, ये सारी चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए। सारी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इनका ध्यान रखना पड़ता है। ओके, इंडस्ट्रियल सिस्टम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं इंडस्ट्री में किस हर चीज एक सिस्टम में काम करती है। तो इसी तरह अब हम लोग पढ़ लेते हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम को। अभी हम लोगों ने एग्रीकल्चरल सिस्टम को देखा था कि पूरा एग्रीकल्चर एक सिस्टम में काम करता है, तो अब हम इंडस्ट्रियल सिस्टम को देखेंगे। एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट्स, प्रोसेस एंड आउटपुट्स। जैसे कि हम लोगों ने अभी एग्रीकल्चर सिस्टम में भी देखा था कि उनमें इनपुट सीड्स, फर्टिलाइजर्स, फिजिकल फैक्टर्स, ये सारे इनपुट्स डाले जाते हैं। आउटपुट, फिर उसका पूरा एक प्रोसेस चलता है, सोविंग, प्लगिंग, इरिगेशन, ये पूरा प्रोसेस होता है, फिर हमें कहीं जाके आउटपुट मिलता है। तो द इनपुट्स आर द रॉ मटेरियल। इसी तरह इंडस्ट्री में भी इनपुट डालते हैं, उसका पूरा प्रोसेस चलता है, उसी तरह आउटपुट मिलता है। तो द इनपुट्स आर द रॉ मटेरियल्स, लेबर एंड कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इनपुट्स जो होते हैं वो होते हैं रॉ मटेरियल, लेबर, कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर, ये सारे, और दूसरा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। ओके, द प्रोसेस इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी द कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। और पूरे प्रोसेस में क्या होता है, उसमें एक बहुत बड़ा सा वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी होती है, जिसमें बहुत सारी मशीनों के थ्रू गुजार के, बहुत सारे लेबर्स के हाथों से गुजरते हुए बहुत सारी मेहनत होती है उनपे, जिसमें एक रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट में चेंज होता है। द आउटपुट आर द एंड प्रोडक्ट एंड द इनकम अर्न फ्रॉम इट। तो आउटपुट जो होता है वो एंड प्रोडक्ट होता है और उससे उसको मार्केट में सेल करके क्या होती है, इनकम अर्न होती है। इन केस ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री द इनपुट्स में बी द कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। देखिए आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया जा रहा है कि एक अगर आप फॉर एग्जांपल एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसमें इनपुट्स क्या होंगे, उसमें इनपुट्स होगा कॉटन होगा, ह्यूमन लेबर होगा, फैक्ट्री होगा, ट्रांसपोर्ट
कॉस्ट होगा, ये सारी क्या होगी, इनपुट्स होंगी, जिसको मतलब जिसने इंडस्ट्री लगाई है, जिसकी भी इंडस्ट्री है, उसको ये सारी चीजें खर्च करनी पड़ेंगी, ये सारी मेहनत करनी पड़ेगी उसको। तो प्रोसेस में क्या होगा, गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग, ये पूरा उसका प्रोसेस चलेगा। यानी जिसमें वो प्लांट जो है, वो जो कॉटन है वो एक कपड़े में चेंज होगी। द आउटपुट इज द शर्ट यू वेयर, और आउटपुट वो निकलेगा, वो कपड़ा या वो शर्ट या फिर वो भी सूती थान का कपड़ा, जो भी आप कह लें, जैसे आप खरीदते हैं, वो जो आपने पहन रखी है, तो ये आउटपुट निकला। यानी पूरे एक प्रोसेस, पूरे एक सिस्टम के तहत चलता है। होप सो कि आप लोगों को समझ आया होगा। अब इंडस्ट्रियल रीजन्स पढ़ लेते हैं। इंडस्ट्रियल रीजन्स emerge when a number of industries located close to each other and share the benefits of their closeness। कि इंडस्ट्रियल रीजन वो होता है जहाँ पे कई सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो एक दूसरे के करीब हों, और वो सब एक दूसरे की मतलब पास होने की वजह से एक दूसरे से बेनिफिट्स हासिल करती हैं। देखिए बच्चों, आप इसको इस तरह समझिए कि जैसे मान लीजिए कहा जाता है कि किसी भी नेशन के डेवलपमेंट के लिए, किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए वहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से क्या होता है, बहुत बड़ी मात्रा में हमारी इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ता है। तो अब यहाँ पे जो मेन बात हो रही है, देखिए मेन बात पे आते हैं कि जब किसी भी, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि नेशन के डेवलपमेंट के, उसी तरह अगर आप देखेंगे कि जैसे मुंबई है, वो एक इंडस्ट्रियल एरिया भी है, वहां पे एक न्यू इंडस्ट्री, एक न्यू तो नहीं है बट हाँ एक इमर्जिंग इंडस्ट्री है, जिसको आप फिल्म इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं, वो इंडस्ट्री भी है वहां पे। उस वजह से वो एरिया क्या है, डेवलप है। तो इसीलिए, और वहां पर फैक्ट्रीज भी बहुत सारी हैं, बहुत तरह की इंडस्ट्रीज है, दूसरी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है, मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज भी हैं वहां पर। तो अगर किसी इलाके को, किसी भी स्टेट को अगर आपको डेवलप करना है, किसी जगह को डेवलप करना है, और वहां पे वो फैक्टर्स मिलते हैं जो कि एक इंडस्ट्री के लिए जरूरी है, तो आप वहां पे एक इंडस्ट्री लगा दीजिए। वो इंडस्ट्री लगने की वजह से आसपास में खुद वो एरिया जो है वो पूरा डेवलप होने लगेगा धीरे धीरे। किस तरह डेवलप होने लगेगा, और वो एक इंडस्ट्री लगेगी, उसके आसपास कई कई छोटी छोटी इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल अगर कोई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगी, तो उसके पास ही कोई दूसरी इंडस्ट्री, एक ऐसी इंडस्ट्री लग जाएगी जो उसको फीड करे, जो उसके लिए रॉ मटेरियल बनाए, जैसे छोटे छोटे टूल्स की इंडस्ट्री, कोई और भी कई सारी तरह की इंडस्ट्रीज जो उसकी हेल्प के लिए इंडस्ट्री बने, तो उससे जो उसकी हेल्प के लिए कोई सामान बनाती हो, तो इस तरह क्या होगा कि वो पूरा एरिया ही डेवलप हो जाएगा। तो वो इंडस्ट्रियल रीजन कहलाता है। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया। ये कुछ मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है। इंडिया हैज सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन लाइक मुंबई पुणे क्लस्टर, बेंगलोर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद, बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम, गंटर बेल्ट, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ रीजन एंड द कोलम त्रिवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। ये मतलब कुछ इंडस्ट्रियल रीजन है। यहाँ पे ये इंडस्ट्रीज, ये आसपास सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं बल्कि कई सारी इंडस्ट्रीज जो है वो आसपास है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अगर कोई आयरन स्टील इंडस्ट्री, उसके पास कोयल इंडस्ट्री लग जाएगी, वो इंडस्ट्री जो है उसको पावर सप्लाई करेगी, उसको मतलब उसमें जैसे हम सभी जानते हैं कि कोयले से पावर निकलती है, तो पावर मिलती है हमें, तो वो पावर सप्लाई करेगी। तो इस तरह ये पूरा इंडस्ट्रियल रीजन बन जाता है। यहाँ पे सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं बच्चों, ये पूरा बेल्ट है, पूरा रीजन है, इंडस्ट्रियल रीजन है। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, मेजर इंडस्ट्रीज का डिस्ट्रीब्यूशन अब हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर चीज जो है हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, वो लोकेशन के हिसाब से, वो वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से, वहाँ पाए जाने वाले फैक्टर्स के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, हर जगह जो है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी भी रिसोर्स का। ओके, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो रिसोर्सेज हो, सबका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होता है। द वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज आर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो वर्ल्ड की जो सबसे मेजर इंडस्ट्री होती है वो होती है आयरन, वो है आयरन और स्टील इंडस्ट्री। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री भी ये मेजर इंडस्ट्रीज है वर्ल्ड की। द आयरन स्टील एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर द ओल्डर इंडस्ट्रीज, व्हाइल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज एन इमर्जिंग इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील टेक्सटाइल इंडस्ट्री सारी इंडस्ट्री जो है बहुत पुरानी इंडस्ट्रीज है, जबकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ये एक न्यू इमर्जिंग इंडस्ट्री है। द कंट्रीज इन विच आयरन स्टील इज लोकेटेड आर यूएसए, चाइना, जापान एंड रशिया। तो वो कंट्रीज
जहाँ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड है वो है बेसिकली जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान, रशिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज कंसंट्रेटेड इन इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान। ये कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के एरियाज हैं। द मेजर हब्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आर द सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड द बेंगलुरु रीजन ऑफ द इंडिया। और जो हमारी न्यू इमर्जिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके जो मेजर हब्स हैं वो है सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड द बेंगलुरु रीजन ऑफ इंडिया। बेंगलुरु को क्या कहा जाता है बच्चों? यस, बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। ओके, तो चलिए अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में। लाइक अदर इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टू comprises वेरियस इनपुट्स, प्रोसेस एंड आउटपुट्स। के बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज की तरह आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में भी वेरियस इनपुट्स लगते हैं, प्रोसेस होता है और फिर आउटपुट मिलता है। The input of the industry include raw materials such as iron ore, coal and limestone along with labor, capital, site and other infrastructure। ये सारे क्या होते हैं? इनपुट्स होते हैं किसी भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन इनटू स्टील इन्वॉल्व्स मेनी स्टेजेस। और किसी भी आयरन ओर को स्टील में चेंज करने के लिए बहुत सारे स्टेजेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे अगर आप लोगों ने बुक खोली हुई होगी, उम्मीद करती हूँ, बुक में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको पूरा एक फोटो दिया गया है कि किस तरह उसको ब्लास्ट में डाला जाता है, फिर वो किस तरह निकलता है। तो इसी तरह यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफाइन किया गया है कि द रॉ मटेरियल इज पुट इन द ब्लास्ट फ्यूरेंस वेयर इट अंडरगोज स्मेल्टिंग। के पूरे जो एक बड़ा सा ब्लास्ट एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना होता है गोल सा, तो उसमें रॉ मटेरियल डाला जाता है जहाँ पे वो स्मेल्ट होता है। इट इज देन रिफाइंड, फिर वो रिफाइंड होता है, छनता है। द आउटपुट ऑब्टेन इज स्टील विच मे बी यूज्ड बाय अदर इंडस्ट्री एज रॉ मटेरियल। तो जो आउटपुट स्टील निकलता है वो स्टील आउटपुट हमें उसका निकलता है, मिलता है, जो कि दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए एज ए रॉ मटेरियल उसको यूज किया जा सकता है। स्टील इज टफ एंड इट कैन इजीली बी शेप्ड और मेड इनटू वायर। देखिए जैसा यहाँ आपको ऊपर कहा कि स्टील दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए यूज होता है, तो इसीलिए जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को फीडर इंडस्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर जो आयरन एंड स्टील, इसमें बेसिकली क्या होता है, हमें लोहा मिलता है, स्टील मिलता है, ये सारी। इससे लोहा स्टील तो हम डायरेक्ट यूज नहीं करते ना, उससे डिफरेंट चीजें बना के यूज करते हैं। तो इसीलिए ये एक फीडर इंडस्ट्री भी है, यानी जो दूसरी इंडस्ट्रीज को फीड करती है, दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए जो रॉ मटेरियल बनाती है। स्टील एक टफ, स्टील के बारे में यहाँ आपको बताया गया है कि स्टील एक टफ मटेरियल है जो इजीली शेप्ड हो सकता है, कट हो सकता है, उससे वायर्स बनाए जा सकते हैं। स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। स्टील को बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री भी कहा जाता है। अब वो क्यों कहा जाता है वो तो आप लोग जानते भी होंगे, थोड़ा सा जान भी लेते हैं। Almost everything we use is either made of iron or steel or has been made with tools and machinery of these metals। कि तकरीबन हर वो चीज जो हम यूज करते हैं वो आयरन और स्टील से बनी होती है, और जो टूल्स, जो मशीनरीज यूज करते हैं, इवन वो भी स्टील से, आयरन से बनी होती हैं। शिप्स, ट्रेन्स, ट्रक्स एंड ऑटोज मेड बाय लार्जली ऑफ स्टील। ये जितनी ट्रांसपोर्ट चीजें हम यूज करते हैं, जितने एयरप्लेन्स, ऑटोज, ट्रेन्स, ट्रक्स, ये जितनी चीजें हम यूज करते हैं सब स्टील की बनी होती है। इवन द सेफ्टी पिन एंड द नीडल्स यूज आर मेड फ्रॉम स्टील। कि यहाँ तक कि बड़े ट्रक और ट्रेन से लेके सुई और वो छोटी छोटी पिन, सेफ्टी पिन जो हम यूज करते हैं वो भी स्टील की बनी हुई होती है। इसीलिए स्टील को बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री कहा जाता है। तो इस बात को याद रख लीजिएगा, ये बात आपसे पूछी जा सकती है। बिफोर 180 AD आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वाज लोकेटेड वेयर रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई एंड रनिंग वाटर वेयर इजीली अवेलेबल। कि 180 से पहले आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो होती है, जैसे हम सभी जानते हैं कि हर चीज़ के लिए मतलब एक आइडियल लोकेशन होती है। जैसे हम लोगों ने फैक्टर्स पढ़े जो किसी भी इंडस्ट्री को लगाते वक्त इफेक्ट करते हैं, या हमें ख्याल में रखने पड़ते हैं। या देखिए जैसे आप हर चीज़ जो है इवनली सब जगह डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। स्टील इंडस्ट्रीज को आप पहाड़ों पे नहीं लगा सकते या ऐसी जगहों पे नहीं लगा सकते जहाँ पे उबड़ खाबड़ हो, जहाँ ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम हो, तो वहाँ आप ऐसी जगहों पे नहीं लगा सकते। तो इसीलिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो 180 AD से पहले
ऐसी जगह पे लोकेटेड या ऐसी जगह पे लगाई जाती थी जहां मटेरियल्स, पावर सप्लाई, ड्रेनिंग वाटर जो है वो इजीली अवेलेबल हो। लेटर द आइडियल लोकेशन फॉर द इंडस्ट्री वाज नियर कोल फील्ड्स एंड क्लोज टू कैनल्स एंड रेलवेज। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो आइडियल लोकेशन मानी जाने लगी वो वैसी जगह जहाँ पे कोयल फील्ड्स पास में हो और जहाँ कैनल्स हो, रेलवेज हो, मतलब कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम जहाँ अच्छा हो। लेकिन आफ्टर 95 यानी अभी के टाइम में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिगेन टू लोकेटेड ऑन लार्ज एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड नियर सी पोर्ट्स। कि अब आयरन और स्टील इंडस्ट्री ऐसी जगह पर लगाना लोग ज्यादा ऐसी लोकेशंस को आइडिया समझते हैं जहाँ पे जो फ्लैट लैंड हो पूरी, जो समुद्री साहिल है या समुद्री बंदरगाह है वहां से करीब हो। ऐसी जगह जो है अब आइडियल लोकेशन में आती है। ओके, ऑल द इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स सच एज भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, रोकेला, बोकारो आर सिचुएटेड इन अ रेंज दैट सेपरेट ओवर 4 स्टेट, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। यानी ये पूरी एक रेंज में आते हैं जो कि 4 स्टेट में फैले हुए हैं। ये इन चारों स्टेट्स में फैले हुए हैं। देखिए बच्चों, ये बहुत कॉमन से और बहुत बार बार यूज होने वाले ये भिलाई, दुर्गापुर, जमशेदपुर, ये आप इनको याद कर लीजिएगा। और ये जो किन 4 स्टेट्स में फैले हुए हैं, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन चारों के भी नाम याद कर लीजिएगा। ये आपसे मतलब इसके 95 चांसेस है कि आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो भद्रावती इन विजयनगर इन कर्नाटक, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, सलेम इन तमिलनाडु एंड अदर इम्पोर्टेंट स्टील सेंटर्स यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्सेज। ओके, अब जमशेदपुर एक शहर है, आप सभी जानते होंगे। ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है। रतन टाटा का इसी से इसी से लिंक है। आप सभी बहुत अच्छी तरीके से जमशेदपुर को जानते होंगे। और देखिए यहाँ पे हमारी बुक में काफ़ी अच्छे से दिया गया है जो कि एक तरह से हब है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का। वो नेचुरली भी वहाँ पूरी वो सारे फैक्टर्स है जो कि एक आइडियल फैक्टर होते हैं किसी भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद एक इंटरनेशनल भी आपको बताया गया है, पिट्सबर्ग, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, देखिए अभी हम यहाँ इसको पढ़ने जाएंगे तो बिल्कुल ये टाइम वेस्ट हो गई। इसको आप खुद से भी पढ़ के जो है आप इसको समझ सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे इसके बारे में बताया गया, कोई समझने वाली बात नहीं बल्कि पढ़ने वाली, और कुछ नेम्स है जिनको याद करना है बस। ओके, अब हम पढ़ेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। अभी हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में। अब हम सेकंड मोस्ट ओल्डर इंडस्ट्री जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, The cotton textile industry is one of the oldest industries in the world, as we know. Till the Industrial Revolution in 18th century, cotton cloth was made using hand spinning techniques, wheels and wools. मतलब कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था 18th सेंचुरी में, उससे पहले जो कॉटन क्लॉथ थे वो मतलब हाथ से बना के और व्हील्स लूम्स के जरिए से, जो चरखे होते थे उसके जरिए से बनाए जाते थे। इन 18th सेंचुरी पावर लूम्स फैसिलिटेड द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फर्स्ट इन ब्रिटेन एंड लेटर इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कि जब 18th सेंचुरी में पावर लूम्स आए, जो मतलब पूरी जो इंडस्ट्रियल एक तरह का रिवोल्यूशन आया था, डेवलपमेंट हुई, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की डेवलपमेंट हुई। इसके बाद उसमें पावर लूम्स लगाए गए। फर्स्ट ब्रिटेन में हुआ, उसके बाद दूसरे पूरी दुनिया के दूसरे हिस्सों में फैला। ओके, टुडे इंडिया, चाइना, जापान एंड यूएसए आर इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ओके, the textile industry can be divided on the basis of raw material used in them. Fiber are the raw material of textile industry. यानी हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को उनके रॉ मटेरियल के बेसिस पे उनको डिवाइड कर सकते हैं। और जो किसी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल होता है वो होता है क्या, फाइबर्स। ओके, फाइबर्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड, एज वी नो कि जैसे कॉटन एक नेचुरल फाइबर है और जो सिलिकन है और जो दूसरे कपड़े हैं वो क्या है, मैन मेड फाइबर्स है। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम वूल, सिल्क, कॉटन, लिनन एंड जूट। जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो जैसे वूल है, सिल्क है, आप सभी जानते हैं। ओके, मैन मेड फाइबर्स इंक्लूड नायलॉन, पॉलिस्टर, आर्क्लिक एंड रेयन। ये सारे क्या है, ये मैन मेड फाइबर्स है। द फर्स्ट सक्सेसफुल mechanized textile mill was established in Mumbai in 1854. फर्स्ट जो सक्सेसफुल मशीन लगी थी टेक्सटाइल मिल की वो कहाँ हुई थी, मुंबई में 1854 में। द वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट, अपोर्ट फॉर importing machinery, availability of raw material and skilled labor resulted in rapid expansion of the industry in the region। यानी जो ये सारी चीज रॉ मटेरियल, स्किल लेबर, रैपिड जो अवेलेबिलिटी ऑफ मशीनरी है, ये सारी मॉइस्ट क्लाइमेट, इन सब की वजह से क्या हुआ
कि वहाँ पे जो इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट हुआ वो काफ़ी रैपिडली हुआ, काफ़ी तेज़ी के साथ हुआ। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी एंड पानीपत आर सम ऑफ इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये देखिए, ये नाम याद कर लीजिएगा, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, ये सारी तो बहुत बहुत फेमस हैं। कि लुधियाना के कपड़े हैं, अहमदाबाद, ये सारी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आप इनको याद रखिए। कोयम्बटूर ये क्या है, सॉरी, ये भी एक कॉटन टेक्सटाइल मिल इंडस्ट्री के जहाँ बहुत ज़्यादा ये जहाँ पे ये बहुत मेन सेंटर्स है जहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल मिल इंडस्ट्री डेवलप हुई है। ओके, देखिए अब यहाँ पे हम लोग एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पढ़ेंगे। जैसे हम लोगों ने आयरन एंड स्टील में जमशेदपुर को पढ़ लिया था, और किसको पढ़ा था, पिट्सबर्ग को पढ़ा था। तो इसी तरह यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए है अहमदाबाद और ओसाका। ओसाका जापान में है, अहमदाबाद इंडिया के गुजरात में है। ओके, तो आप इन दोनों को पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को काफी इनका पूरा अच्छे से पता लग जाएगा कि यहाँ क्या रीजन है जिसकी वजह से यहाँ इतना डेवलप है। ओके, ओसाका को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, एक इंटरनेशनल सेंटर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। ओके, अब चलिए हम पढ़ते हैं लास्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है ह्यूमन रिसोर्सेज, और जो कि हम लोगों ने काफी अभी रिसेंटली ही इसको पढ़ा है। तो चलिए जल्दी जल्दी इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। पीपल्स आर नेशंस ग्रेट रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्सेज हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज में पढ़ा था कि लोग, पीपल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। अपने आप में ह्यूमन ही सबसे बड़ा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। तो इसीलिए पीपल जो है किसी भी नेशन के सबसे बड़े रिसोर्स होते हैं, किसी भी देश के लिए सबसे बड़े रिसोर्स होते हैं। नेचर्स वांट टू बिकम सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट यूजफुल। जो हमें कुदरत की तरफ से दी गई जो चीजें हैं ना, वो उसी वक्त हमें यूजफुल लगेंगी जब उसी वक्त वो हमारे लिए यूजफुल है जब लोगों ने जाना कि ये जब लोगों ने उसकी यूटिलिटी को, उसकी उसकी जो वो हमारे लिए किस तरह यूजफुल है, इसको जब लोगों ने पहचाना, तो लोग ही सबसे बड़ा, सबसे पहला रिसोर्स है। इट इज पीपल विद देयर डिमांड्स एंड एबिलिटीज दैट टर्न इनटू रिसोर्सेज। मतलब लोगों की डिमांड्स और एबिलिटीज ही उनको रिसोर्स में तब्दील करती हैं। हैंस ह्यूमन रिसोर्सेज इज अनलिमिटेड रिसोर्स। जबकि ह्यूमन रिसोर्स एक अनलिमिटेड रिसोर्स है, इसीलिए ह्यूमन एक अनलिमिटेड मतलब खत्म ना, अल्टीमेट रिसोर्स है। हेल्दी, एजुकेट एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप रिसोर्सेज एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। और इसके लिए जरूरी क्या है, ह्यूमन हमारे लिए रिसोर्स कब बनता है, किसी भी नेशन के लिए किसी भी नेशन के लिए पीपल कैसे रिसोर्स बनते हैं, जब वो हेल्दी होते हैं, जब वो एजुकेट होते हैं, जब वो मोटिवेट होते हैं, तभी वो वो डेवलप कर सकते हैं। एज ए ह्यूमन रिसोर्स भी डेवलप होते हैं और अपने नेशन को, अपने देश को भी डेवलप कराते हैं। तो इसके लिए एजुकेटेड होना, मोटिवेट होना, पॉजिटिव आउटलुक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लड़ना, झगड़ना, नफरत फैलाना, ये सब क्या करते हैं, किसी भी नेशन को पीछे ले जाता है। ओके, तो चलिए इसी उसमें हम लोग आगे बहुत सारी चीज पढ़ेंगे। ह्यूमन रिसोर्स लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ओवर द वर्ल्ड। सारे रिसोर्सेज की तरह जितने हमने अब तक पढ़े, इंडस्ट्रीज को पढ़ा हमने, एग्रीकल्चर को पढ़ा हमने, रिसोर्सेज को पढ़ा, जितने रिसोर्स, उसी की तरह ह्यूमन रिसोर्स भी सब जगह पूरे वर्ल्ड में इक्वली पॉपुलेशन नहीं है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। दे डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल, एज एंड सेक्स। वो मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से भी मतलब डिफर है उनमें, वो अलग अलग है सब जगह, और साथ ही वो अपने एजुकेशन लेवल, एज और जो उनका जेंडर है उस हिसाब से भी अलग अलग है। देयर नंबर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक आल्सो कीप चेंजिंग। और उनके नंबर्स और कैरेक्टरिस्टिक भी हमेशा बदलते रहते हैं। ओके, तो चलिए अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को। द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो लोग जिस तरह पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ सरफेस में जिस तरह फैले हुए हैं, तो उसको पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जाना जाता है। ओके, मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव इन 30% ऑफ द लैंड सरफेस। के वर्ल्ड की तकरीबन 90% पॉपुलेशन जो है, जो अर्थ का 30% एरिया है लैंड सरफेस का, उस पे रहती है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन। ओके, 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन स्टे इन जस्ट 10 countries. All of them have more than 100 million peoples. के वर्ल्ड की तकरीबन 60% आबादी जो हुआ इन 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज में रहती है, और उन सभी कंट्रीज में 100 मिलियन से ज्यादा हर कंट्री में लोग रहते हैं। ओके, तो सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलेटेड है चाइना, फिर है इंडिया सेकंड नंबर पर, थर्ड है यूएसए, फोर्थ है इंडोनेशिया, फिफ्थ है ब्राजील, सिक्स है पाकिस्तान, सेवंथ है बांग्लादेश, एट है नाइजीरिया, नाइन्थ है
रशियन फेड एंड दी 10th है जापान। ये वर्ल्ड की 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं, इनके नाम आपको याद होने चाहिए। ओके, अब हम पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, यानी पॉपुलेशन का घनत्व कहते हैं कि एक यूनिट ऑफ द अर्थ पे, यानी एक यूनिट ऑफ द अर्थ पे कितने लोग रहते हैं, उस तरह डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन उसको कहते हैं। ओके, इट इज नॉर्मली एक्सप्रेस एज पर स्क्वायर किलोमीटर, और इसको पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से नापा जाता है, यानी एक स्क्वायर किलोमीटर पर कितने लोग रहते हैं, इस हिसाब से डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किसी भी स्टेट की, किसी भी पर्टिकुलर एरिया की नापी जाती है। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज 51% पर स्क्वायर किलोमीटर। जो एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में, वो है कि एक स्क्वायर किलोमीटर पर 51% लोग रहते हैं। ये क्या है? एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की। South Central Asia has the highest density of population followed by East and Southeast Asia. Okay? अच्छा, चलिए एक क्वेश्चन का फटाफट आप आंसर दीजिए कि हमारे इंडिया का सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड क्या कहते हैं, मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है? यस, मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, देखिए सही से सुनिए, यूपी। ओके, यूपी इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट। बट सेकंड क्वेश्चन इज which is the most densely populated state of the India? Densely populated. Yes, Bihar is the densely populated state of the इंडिया। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। वो फैक्टर्स जो कि पूरे वर्ल्ड में, जैसे हम जानते हैं कि बहुत अनइवनली, एक्सट्रीमली अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है, तो वो फैक्टर्स देख लेते हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो नंबर फर्स्ट है हमारे पास ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर, मिनरल्स। ये ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, यानी जिसकी वजह से क्लाइमेट, देखिए ह्यूमन बीइंग ना तो बहुत ज्यादा हॉट क्लाइमेट में, हॉट टेम्परेचर में, और ना ही बहुत ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर में रहना पसंद करते, बल्कि वो जहाँ नॉर्मल क्लाइमेट होता है वहाँ वैसे स्टेट्स में या वैसी जगहों पे, वैसे लोकेशन पे रहना पसंद करते हैं। सॉइल, जहाँ की मिट्टी जितनी फर्टाइल होती है, अच्छी होती है, तो वहाँ पे लोग ज्यादा रहते हैं। वाटर, जहाँ वाटर इजीली अवेलेबल हो। मिनरल्स, और मिनरल्स का ये है कि जहाँ पे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, जैसे जहाँ पे इंडस्ट्रीज होती हैं जो, या फिर जो मिनरल्स के आसपास जहाँ मिनरल्स निकलते हैं तो वहाँ इंडस्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा भी, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज भी वो होते हैं, वो इसलिए कि वहाँ रोजगार अच्छा मिलता है। तो ये कुछ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं। ओके, सोशल एंड कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, जो जैसे कुछ कल्चरल प्लेसेस होते हैं जैसे कि मक्का, मदीना है, एंड बहुत सारे जो हिंदू धर्म के होते हैं जैसे काशी है, ये सारी चीजें कुछ ये कल्चरल जो होते हैं, ये प्लेसेस भी डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। एंड जो सोशल होती है, जहाँ पे देखिए एक बहुत बड़ा फैक्टर, जहाँ पीस और शांति भी होती है वहाँ पे भी लोग जो है ज्यादा रहना पसंद करते हैं। इकोनॉमिक, जो इकोनॉमिकली डेवलप होता है उन एरियाज में भी लोग रहना पसंद करते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि किसी भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के को अफेक्ट करते हैं। ओके, पॉपुलेशन चेंज, ये अब हम पढ़ेंगे। देखिए अब हम पॉपुलेशन के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो पॉपुलेशन, जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कब से बढ़ना शुरू हुई, उसके क्या फैक्टर्स हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं। ओके, फॉर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री अंटिल द 80s द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ग्रीव स्टेडली बट स्लोली। के बहुत ह्यूमन हिस्ट्री के बहुत सालों पहले 80s तक वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे, वो लगातार बढ़ रही थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही थी। लार्ज नंबर ऑफ बेबीज वर बोर्न बट दे डाइड अर्ली टू। बहुत सारे बेबीज पैदा तो होते थे लेकिन वो बहुत जल्दी मर जाते थे। इन 1804 द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रीच्ड 1 बिलियन। 1804 ईस्वी में वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पहुंच गई? 1 बिलियन। 150 ईयर्स लेटर इन 1959 द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रीच्ड 3 बिलियन। यानी 150 सालों के बाद ही वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1 बिलियन से 3 बिलियन हो गई। दिस ऑफन कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। इसको पॉपुलेशन एक्सप्लोशन यानी पॉपुलेशन का विस्फोट कहा गया। इन 1999 40 years later, only 40 years later, the population doubled to 6 billion.
The main reason for this growth was that with better food supplies, medicine deaths were reducing while the number of births still remained fairly high. इसका जो मेन रीजन है वो कि वक्त के साथ साथ जो है जैसे ह्यूमन अपने आप को डेवलप करता गया तो फूड सप्लाईज मेडिसिन वगैरह जो है लोगों को अच्छे से मिलने लगी, तो इससे क्या हुआ जो बेबीज जो मर तो जाते थे तो उनकी डेथ जो है वो रिड्यूस हुई और डेथ रेट जो है वो रिड्यूस हुई, और जबकि जो बर्थ रेट थी वो बराबर से फेयरली हाई ही रही. बर्थ आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट. जो बर्थ जो नापी जाती हैं वो बर्थ रेट उनको कहा जाता है. द नंबर ऑफ लाइफ बर्थ पर 1000 पीपल, यानी कि जिंदा लोगों पे 1000 जिंदा लोगों पे जो लाइफ बर्थ होती है यानी जो बच्चे जिंदा बच जाते हैं उस हिसाब से 1000 बच्चों पे इस हिसाब से बर्थ रेट नापी जाती है. डेथ्स आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द डेथ रेट. तो डेथ जो मापी जाती है उसको डेथ रेट कहा जाता है. द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल, पर 1000 पीपल पे जो कितने लोग मरते हैं यानी एक 1000 लोगों पे कितने लोग मरते हैं इससे डेथ रेट नापी जाती है. ओके, माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया. माइग्रेशन इज आल्सो अ वेरी important cause of population change in any country, एनी पर्टिकुलर एरिया. तो माइग्रेशन कहा जाता है कि लोगों का किसी एरिया से आना या जाना, उसमें आना या जाना, उसको कहा जाता है माइग्रेशन. ओके, बर्थ एंड डेथ आर द नेचुरल कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन चेंज. जैसे हम सभी जानते हैं बर्थ और डेथ ये नेचुरल कॉज है पॉपुलेशन. द डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड नेचुरल ग्रोथ रेट. और ये जो बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच की जो डिफरेंस है इसको कहा जाता है नेचुरल ग्रोथ रेट किसी भी कंट्री का. माइग्रेशन इज अनदर वे बाय विच पॉपुलेशन साइज चेंज. जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि माइग्रेशन भी एक बहुत मेन रीजन है जिसकी वजह से किसी भी एरिया का या पॉपुलेशन का चेंज होता है. पीपल में मूव विद इन अ कंट्री और बिटवीन कंट्रीज. पीपल जो है किसी कंट्री में एक कंट्री से दूसरी कंट्री या फिर अपनी ही कंट्री में एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक एरिया से दूसरे एरिया मूव करते हैं. इमाइग्रेंट्स आर पीपल हु लिव इन अ कंट्री. इमाइग्रेंट्स उन लोगों को कहा जाता है जो किसी कंट्री को छोड़ते हैं. और आई से शुरू होने वाला माइग्रेंट्स आर दोज हु अराइव इन अ कंट्री. वो लोग होते हैं जो किसी कंट्री में पहुंचते हैं यानी किसी कंट्री को छोड़कर किसी कंट्री में पहुंचते हैं. ओके, ये डिफरेंस देखिए, स्पेलिंग का डिफरेंस है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा. द जनरल ट्रेंड ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन इज फ्रॉम द लेस डेवलप्ड नेशन टू द मोर डेवलप्ड नेशन इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. जो जनरल ट्रेंड है इंटरनेशनली माइग्रेशन का, यानी जो पूरी दुनिया में आमतौर से लोग जिस वजह से माइग्रेशन करते हैं वो या जिस तरीके से लोग माइग्रेशन करते हैं वो होता है कि लेस डेवलप्ड नेशन से मोर डेवलप्ड नेशन में जाना. किस लिए? बेहतर एम्प्लॉयमेंट के लिए, बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए. ओके, अब सबके समझ में आ रहा होगा आपको. पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज. तो चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं. रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड. जैसे हम सभी जानते हैं हर चीज की तरह ये पॉपुलेशन ग्रोथ भी है जो है पूरे वर्ल्ड में एक जैसी नहीं है. ऑल्दो द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन इज राइजिंग रैपिडली, नॉट ऑल कंट्रीज आर एक्सपीरियंसिंग दिस ग्रोथ. जबकि पूरे वर्ल्ड की ही पॉपुलेशन टोटल ग्रोथ जो है वो बहुत रैपिडली राइज हो रही है, लेकिन सभी कंट्रीज में ऐसा नहीं है. सम कंट्रीज लाइक केन्या हैव हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स. कुछ कंट्रीज जैसे केन्या, वहाँ बहुत हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है. दे हैड बोथ हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट. वहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत ज्यादा है. नाउ विद इम्प्रूविंग हेल्थ केयर डेथ रेट्स हैव फॉलन बट बर्थ रेट स्टिल रिमेन हाई लीडिंग टू हाई ग्रोथ रेट्स. ओके, क्या मतलब वक्त के साथ हेल्थ केयर की वजह से सारी चीजों की वजह से डेथ रेट तो रिड्यूस हो गई, लेकिन जो बर्थ रेट है वो स्टिल रिमेन हाई है, जिसकी वजह से ग्रोथ रेट ज्यादा है. In other countries like United Kingdom, population growth is slowing because of both low death and low birth rate. वहाँ की population जो है वो बहुत धीरे से बढ़ी क्योंकि वहाँ birth rate और death rate दोनों ही low है. Okay, population composition. अब देख लेते हैं. How crowded a country is has little to do with its level of economic development. देखिए किसी भी कंट्री, कोई कंट्री कितनी ज्यादा क्राउडेड है इसका उसके लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से बहुत थोड़ा सा ही नाता होता है. फॉर एग्जाम्पल बोथ बांग्लादेश एंड जापान आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड बट जापान इज फार फ्रॉम इकोनॉमिकली डेवलप्ड देन बांग्लादेश. कि जैसे फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश और जापान दोनों ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, लेकिन जापान जो है वो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा डेवलप है बांग्लादेश के मुकाबले. तो इससे पता लगता है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो किसी भी कंट्री के क्राउड पे, वहाँ कंट्री में कितनी भीड़ें नहीं है,
वो इस पर बहुत थोड़ा असर डालती है। ओके, द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हेल्प अस टू नो हाउ मेनी आर मेल्स और फीमेल्स, विच एज ग्रुप दे बिलोंग टू, हाउ एजुकेटेड दे आर एंड व्हाट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन दे आर एम्प्लॉयड इन, व्हाट देयर इनकम लेवल एंड हेल्थ कंडीशंस आर। मतलब एक पॉपुलेशन कंपोजिशन से हम ये सारी बातें किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन के बारे में जान सकते हैं। एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ स्टडिंग द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ अ कंट्री इज बाय लुकिंग एट द पॉपुलेशन पिरामिड, आल्सो नोन एज सेक्स पिरामिड। जो एक इंटरेस्टिंग वे है पॉपुलेशन, किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन कंपोजिशन पढ़ने का, वो होता है पॉपुलेशन पिरामिड के द्वारा। यानी पॉपुलेशन पिरामिड बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजीएस्ट वे है, समझ सकते हैं हम उसको बहुत आसानी के साथ, तो उसको एज सेक्स पिरामिड भी कहा जाता है। ओके, अब पॉपुलेशन पिरामिड शोज, अब देख लेते हैं पॉपुलेशन पिरामिड में क्या क्या दिखाया जाता है। द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इंटू वेरियस एज ग्रुप्स 5 to 9 ईयर, 10 to 14 ईयर। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि पॉपुलेशन को वेरियस ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, 5 to 9, 10 to 14। ओके, द परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड इनटू मेल्स एंड फीमेल्स इन ईच ऑफ दोज ग्रुप। और जो दोनों मतलब जो टोटल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है उसको मेल और फीमेल, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, उसमें डिवाइड कर दिया जाता है। द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड टेल अस द स्टोरी ऑफ पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। और जो शेप होती है पिरामिड की, वो उससे पता लगता है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के लोगों के बारे में, वो मतलब पूरी कहानी बता देता है। ओके, द नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन बिलो 15 यहाँ शोन एट द बॉटम एंड रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ बर्थ। जो बच्चे बिलो 15 है, जो यहाँ नीचे जो कि इन बॉटम में दिखाए गए हैं, वो उस कंट्री के लेवल ऑफ बर्थ को शो करते हैं। द साइज ऑफ द टॉप शोज द नंबर्स ऑफ एजेड पीपल अबाउट 65 ईयर्स एंड रिफ्लेक्ट द नंबर ऑफ डेथ। और ये जो टॉप है, ये एजेड पीपल की जो रेट है उसको रिफ्लेक्ट करता है, और साथ ही ये डेथ रेट को भी बताता है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की। ओके, द पॉपुलेशन पिरामिड आल्सो टेल अस हाउ मेनी डिपेंडेंट्स देयर आर इन अ कंट्री। और पॉपुलेशन पिरामिड से ये भी पता लगता है कि कितने डिपेंडेंट्स लोग हैं उस कंट्री में। देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ डिपेंडेंट्स। डिपेंडेंट्स यानी बच्चों जो दूसरों पर निर्भर करते हैं, जो दूसरों के मोहताज होते हैं। तो डिपेंडेंट्स का भी 2 ग्रुप होता है, एक यंग डिपेंडेंट्स जो कि 15 साल से कम के बच्चे होते हैं, और दूसरा एल्डरली डिपेंडेंट्स यानी जो एजेड पीपल होते हैं, जो अबाउट 65 ईयर होते हैं। दोज ऑफ वर्किंग एज आर इकोनॉमिकली एक्टिव। ओके, देखिए ये जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ इंडिया है। एज यू कैन सी, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा हमारा इंडिया जिससे ब्लेस्ड है, वो ये है कि हमारे यहाँ पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन इंडिया में है। उनके लिए बस जरूरत है कि उनको पॉजिटिव आउटलुक दिया जाए, उनको बेहतर एजुकेशन दिया जाए, तो यही चीज इंडिया को सबसे डेवलप नेशन बनने में उसकी हेल्प कर सकती है। और यही चीज हमारे लिए आज के टाइम में जानना बहुत जरूरी है कि चाहे हमारे आसपास कितनी निगेटिविटी हो, हमारे सराउंडिंग में कितना ही कुछ गलत हो रहा हो, लेकिन ऐसे वक्त में बच्चों अपने आप को थाम के रखना, अपने इमोशंस को ना भड़काना और सही को देखना, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए सही और गलत में फर्क लेना, यही हमारी एजुकेशन का, यही हमारे एजुकेट होने का सबसे बड़ा फल है। या ये ना हो कि हम पढ़े लिखे जाहिल बन जाए। हम इतने सालों तक कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, इतने सालों से हम कॉन्स्टिट्यूशन सोशल को पढ़ रहे हैं, और हम लोग पढ़ रहे हैं कि हमारा देश कैसे एक सेकुलर कंट्री, इन सब को पढ़ने के बावजूद हम कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिससे दूसरों की इमोशंस हर्ट होते हैं, या दूसरे लोगों के लिए परेशानी खड़ी करते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ, हमारे पढ़ने लिखने का कोई फायदा ही नहीं हुआ, हम पढ़े लिखे जाहिल हो गए। होप सो कि बच्चों आप लोग ऐसा नहीं करेंगे और आप लोग पढ़े लिखे स्टूडेंट्स बनेंगे, पढ़े लिखे सिटीजन बनेंगे, और इंडिया के डेवलप के लिए, अपने डेवलप के लिए कोशिश करेंगे। तो चलिए इसी बात पर वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा अगर आप लोगों का सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। ये हमारे मैजिकल सीरीज का सबसे लास्ट पार्ट था। एंड देन अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल लर्न साइंस को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।